गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके अंदर अपन ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और CO2 का क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। ये अपनी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर आप जो रेस्पिरेशन करते हो, और रेस्पिरेशन करने के लिए आपके लिए जो ऑर्गन्स असेंशियल होते हैं, जैसे डायफ्राम हो गया, लंग्स हो गया, असेसरी मसल्स हो गई, है ना, ये सब जो हेल्प क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग होती है जिसका नाम होता है द काइन स्टॉक्स ब्रीथिंग। ये जो ब्रीथिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो श्वसन ले रहे हो, आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो, वो क्या है, बहुत डीप है, और क्या है, हाइपरनिया। क्या है? द काइन स्टॉक ब्रीथिंग। इट इज characterized द अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड हाइपर एपनिया। एपनिया एंड हाइपर एपनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है आपको, या आप तेजी से गहरी गहरी सांस ले रहे हो, रेस्पिरेशन ले रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको अपन काइन स्टॉक ब्रीथिंग बोलते हैं। इट इज ड्यू टू एनोरेक्सिमिया। ये किसके अंदर होती है? अपनी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ब्लड के अंदर कम हो जाती है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। एनोरेक्सिया कॉजेज cessation of breathing due to depression of respiratory center resulting in CO2 retention that stimulates the respiratory center with the hyperapnea and CO2 washout। है ना? आप क्या कर रहे हो, दो टर्म है, एक है हाइपर एपनिया, एक है एपनिया। तो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है कि आप, ये दो चीजें है ना, तो अगर इन दोनों में ये कंडीशन और ये कंडीशन आ रही है, तो वो जो रेस्पिरेशन होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, द काइन स्टॉक ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? काइन स्टॉक ब्रीथिंग। उसको आप क्या बोलोगे? काइन स्टॉक breathing। The loss of CO2 because the depression of respiratory center leading to apnea। आप क्या कर रहे हो, CO2 और O2 का जो लेवल है, O2 एंड CO2 का जो लेवल है, वो क्या हो गया, डिसमिस। क्या हो गया? डिसमिस हो गया। उसकी वजह से वो कभी सांस ज्यादा ले रहा है, कभी कम ले पा रहा है, कभी ले ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है, द कूजमल रेस्पिरेशन। कूजमल रेस्पिरेशन क्या होता है? वह रेस्पिरेशन जिसमें रिजिमन पैंटिंग विद डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग। इसके आप जो ब्रीथिंग होगी वो कैसी होगी, गहरी होगी, और कैसी होगी, फास्ट मतलब तेजी से होगी। इट इज टिपिकली सीन इन कीटोएसिडोसिस एंड डायबिटिक एंड अल्कोहलिक एंड सीवियर रीनल फेलियर। देखो, कूजमल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, कूजमल रेस्पिरेशन, कूजमल रेस्पिरेशन मतलब होता है वह रेस्पिरेशन जो किसकी वजह से हो, एसिडोसिस की वजह से। किसकी वजह से हो? एसिडोसिस की वजह से हो। जब आपकी बॉडी में एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कूजमल रेस्पिरेशन होता है। और डायबिटिक भी हो सकता है, सीवियर रीनल फेलियर भी हो गया। और ये जो सीवियर रीनल फेलियर हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? एसिडोसिस की वजह से हुआ, रीनल फेलियर। ठीक है, तो आपका जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा, और कैसा होगा, डीप होगा। फिर आता है द स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स ब्रीथिंग। स्टेरॉइड्स ब्रीथिंग इज सीन विद डीप कोमा एंड डाइंग पेशेंट। ये किसमें देखी जाती है? जो कि कोमा वाले पेशेंट होते हैं, या जो डाइनिंग पेशेंट मतलब जिनकी डेथ होने वाली होती है, वो जो रेस्पिरेशन होता है उसको डाइनिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अंदर आपको नोइजी ब्रीथिंग सुनाई देगी और रेटलिंग साउंड सुनाई देगा, जिसे जोर जोर से धक धक की आवाज आना, है ना, उसको बोलते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है उसके द अपर एयरवेज पासेज इन इंक्लूड्स द नेजोफेरेंक्स एंड ओरिंगोफेरेंक्स, है ना। जो रेस्पिरेटरी का अपर वे जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नेजोफेरिंक्स होता है
एंड ओरिंगोफेरेंक्स होता है. माउथ एंड नोज दैट कनेक्ट टू द ईयर एंड स्टीर्न ट्यूब, जो किससे कनेक्ट होते हैं, ईयर से एंड स्टीर्न ट्यूब से कनेक्ट होते हैं. द नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स विच इज कवर बाय द एपिग्लोटिस, जो नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, एपिग्लोटिस से क्लोज होता है एंड सेपरेट होता है किससे, लोअर एयरवे एंड ट्रेकिया से, किससे, लोअर एयरवे एंड ट्रेकिया से. ठीक है. द सीलिया एंड म्यूकस इन द नॉस्ट्रिल्स वार्म, clean and humidify incoming air, bronchus and alveoli. The left lung has 2 lobes and the right has 3 lobes. देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं अपन. जो रेस्पिरेटरी होता है, एक होता है अपर एयरवे, एक होता है लोअर. अपर में क्या आएगा, नोज, माउथ, है ना, नोज आएगा, माउथ आएगा. लोअर के अंदर आप क्या मान सकते हो, फेरिंग्स, ये तो लेरिंग्स हो तो सब नेसोफेरिंग्स एंड ओरिंगोफेरिंग्स आएगा ना, फेरिंग्स भी मान सकते हो. ठीक है, फेरिंग्स भी मान सकते हो. उसके बाद के अंदर है लोअर एयरवे, क्या होगा, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकस. ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा, लोअर के अंदर आएगा. उसके बाद में इसने बता रखा है कि लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स. अपन जब लंग्स बनाते हैं देखो ये लंग्स, ये है राइट, ये मान लो लेफ्ट. तो राइट के अंदर इसने क्या दे रखा है, राइट के अंदर कितने लोब्स बता रखे हैं इन्होंने, 3 लोब्स, फर्स्ट, सेक, 1 2 3. लेफ्ट के अंदर कितने होते हैं, 2. तो राइट एंड लेफ्ट, राइट के अंदर 3 लोब्स, लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स. कितने लोब्स, 3 एंड 2 लोब्स. ठीक है. द एल्वेलाई आर सराउंडिंग द कैपिलरीज वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज. एल्वेलाई जो होती है उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है. द सर्फेक्टेंट इज द फास्फोलिपिड इज द एल्वेलाई दैट प्रिवेंट्स एल्वेलाई फ्रॉम द कोलैप्स कंप्लीटली एंड एक्सपायरेशन. उसके बाद में आता है development and difference in respiration system. A child upper airway is shorter and narrow than a adult. Child जो होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो अपर एयरवे होता है वो एज ए अडल्ट की कंपेयर में क्या होता है, नेरो होता है. A newborn's airway is approximately 4 mm diameter. In adult का कितना होता है, 20 mm. कितना होता है, 20 mm. Brief periods of apnea, the absence of respiration up to 15 seconds, there are normal in the newborn period. Apnea जो होता है, absence of respiration 15 सेकेंड, जो कि किसके लिए नॉर्मल है, न्यूबॉर्न के लिए नॉर्मल है. A child's metabolic rate, a child's metabolic rate जो होती है वो क्या है, higher than adults and therefore newborns have higher oxygen demand. चाइल्ड से होते हैं उनकी मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, हाई होगी. उनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होगी, हाई होगी. ठीक है. तो उनको जो न्यूबॉर्न है हैव ए हायर ऑक्सीजन डिमांड. चाइल्ड की मेटाबॉलिक रेट हायर देन अडल्ट.
किससे हाई होती है? हाई देन adult and therefore newborn have a higher oxygen demand, है ना? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज है किसकी? न्यूबॉर्न की। तो उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, वो क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। न्यूबॉर्न्स यूज टू 4 to 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट एंड अडल्ट। न्यूबॉर्न कितना ऑक्सीजन लेते हैं? 4 to 8 लीटर लेते हैं, और अडल्ट कितना लेते हैं? 3 to 4 लीटर लेते हैं। मतलब क्या है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होता है, किसके मुकाबले? हायर देन अडल्ट के बीच में, अडल्ट के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद में आता है a child's respiratory rate is a faster when irregular pattern। चाइल्ड की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है, किस और इरेगुलर पैटर्न में होती है। एट बर्थ एंड इन्फेंट हैज अबाउट 25 मिलियन एल्वेलाई एंड बाय एज 3 ईयर 200 मिलियन। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनमें कितनी एल्वेलाई होती है? 25। बाद में कितनी हो जाती है? 200। द स्टेन ट्यूब आर शॉर्टर एंड मोर हॉरिजेंटल इन चिल्ड्रन देन द अडल्ट। अडल्ट के मुकाबले जो एस्टियन ट्यूब होती है वो बच्चों में ज्यादा हॉरिजेंटल होती है और शॉर्ट होती है। चाइल्ड टोन्सिल एंड लिम्फोइड टिश्यू आर लार्जर देन। इनके जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं चाइल्ड के, वो हायर देन किससे ज्यादा बड़े होते हैं? अडल्ट से लंबे होते हैं। द एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इज इक्वल एट बर्थ, डिक्रीजिंग विथ एज। क्या आता है? अब अपन देखेंगे, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? ये क्या है? आपके लंग्स हैं। अपन ने क्या बताया था? राइट लंग में कितने लोब होते हैं? 1 2, फर्स्ट एंड थर्ड। लेफ्ट में कितना होता है? सिर्फ 2 ही होते हैं। उसके बाद में ये जो दिख रही है ये क्या होगी? आपकी एल्वेलाइज होगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा? डायफ्राम होगा। ये क्या होंगे? लंग्स। ये क्या होगा? ट्रेकिया। ये क्या होगा? ये जो दिख रहा है वो क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया है, ठीक है। ये क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। ये जो है, ये लेयर जो आपको दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लूरा। क्या बोलते हैं? फ्लूरा। उसके बाद में ये आपके क्या हो गए? लंग्स हो गए। कौन से? ये वाले। ये क्या है? आपके लंग्स। ठीक है, ये तो क्या है? फ्लूरा। ये जो अंदर वाला है ये क्या हो जाएगा? लंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेकिया। ये हो गया आपका लेरिंग्स। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या होगा? लेरिंग्स। क्या होगा? लेरिंग्स। ये तो पता ही है आपको, नाउ नोज माउथ और ये सब, ठीक है। उसके बाद में है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एक्यूट ग्लोटाइटिस। क्या है? एपिग्लोटाइटिस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस। लेरिंग्स और एपिग्लोटिस में क्या आ जाना? स्वेलिंग आ जाना, वही क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस कहलाता है। अब मुझे बताओ एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस वो होता है जो आपकी बॉडी में जो फूड होता है उसको सेपरेट करता है, और जो ऑक्सीजन जाती है उसको सेपरेट करता है ना? जैसे कि आप जब खाना खाते हो तो वो बीच का ढक्कन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ढक्कन। जैसे कि खाना खा रहे हो तो वो वाला खुल जाएगा, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये वाला खुल जाएगा, वो बंद हो जाएगा। मतलब ये क्या करता है
कि अपन जो खाना खाते हैं इसको कहाँ जाने से रोकता है, रेस्पिरेटरी में जाने से रोकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इसका मतलब है कि the acute epiglottis is a medical emergency inflammation and swelling of the epiglottis. There are the most often caused by hemophilus influenza type B. ये किसकी वजह से हो रहा है, जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन इन एपिग्लोटिस। उसके बाद में आता है कोजेज। इसके कोजेज अपन अभी पढ़ा था, क्या होता है, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, वायरस कौन सा होता है, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा होता है। अकर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रन, कब होता है, 2 से 5 ईयर में ये सबसे ज्यादा होता है बच्चों में। एंड ऑनसेट अब्रप्ट, ये अपने आप चला भी जाए। उसके बाद में असेसमेंट, सडन हाई फीवर आता है, सीवियर शोर थ्रोट हो जाता है, 4D इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है ड्रूलिंग, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया एंड डिस्ट्रेस इन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट स्ट्राइडर। ड्वेलिंग आने लग जाती है, डिस्फेजिया, आप गले से कुछ भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रेस हो सकते हो, रेस्टलेसनेस आएगी, एंजाइटी आएगी, टेकिकार्डिया आएगा, टेकिपीनिया होगा, है ना। चाइल्ड में बी सिटिंग अप टू फॉरवर्ड विद द लोअर जॉ थ्रस्ट फॉरवर्ड इन द ट्राइपॉड पोजीशन, ठीक है। बच्चे को क्या है कि इसके अंदर डिफिकल्टी फील होगी। इंटरवेंशन क्या होगा, मेंटेन करेंगे अपन क्या, पेशेंट का एयरवे, असेस करेंगे उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड ब्रीथ साउंड एंड नेजल फ्लेयरिंग, असेस टेम्परेचर बाय द एक्सिलरी रूट, टेम्परेचर लेंगे एक्सिलरी रूट से, मॉनिटर करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री, है ना, मेंटेन करेंगे एनपीओ, नन पर ओरल इसको कुछ भी नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे प्लेसिंग द चाइल्ड इज सुपाइन पोजीशन में, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इंट्रावेनस फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, एसिटामिनोफेन देंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे इसको टू रिड्यूस द थ्रोट एडिमा एंड प्रेस्क्राइब। फिर आता है प्रोवाइड द कूल मॉइस्ट ऑक्सीजन देंगे इसको, हैव रिसक्शिनेशन इक्विपमेंट देंगे उसको अगर सांस लेने में ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो तो। No attempt should be made to visualize and posture pharynx में never stick anything such as tongue depressor वगैरह, ये उसको कुछ भी यूज करने के लिए अपन नहीं देंगे। उसके बाद में आता है नेजोफेरेंजाइटिस, मतलब द इंफ्लामेशन ऑफ द नेजल एंड फेरिंजियल म्यूकोसा, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियन वायरल की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से, राइनो वायरस की वजह से, एंट्रोवायरस की वजह से, एडिनो वायरस की वजह से। ये कब होता है बच्चों में, 7 to 10 days लार्ज स्पेरिंग एंड नेजल कंजक्शन होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, शोर थ्रोट हो सकता है, नेजल में कंजेशन आ सकता है। इसकी वजह से असेसमेंट करेंगे इसका तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और नेजल और थर्ड स्वाब लेंगे। उसके बाद में अगर नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इसकी रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है, सपोर्टिव केयर देंगे इसको, एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, फ्लू नामक जो वायरस होता है उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि किसी के कांटेक्ट में आने से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोविड था। द वायरस इज द कंटेजियस 1 to 2 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड यूजुअली अफेक्ट द, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है। द सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन आर कॉमन विद द इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, अब्रूट ऑनसेट होता है, फीवर आता है, चिल्स आता है, ठंड लगती है, सिरदर्द होता है, खांसी आती है, मेलाइज होगा इसके अंदर, कोल्ड सिम्टम्स आएंगे, ड्राई एंड शोर थ्रोट हो सकता है। उसके बाद में आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या करोगे, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे जो कि वायरल सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से, एडिकेट हाइड्रेशन दोगे, एंटीवायरल मेडिकेशन ड्रग्स वगैरह दोगे, इसको रिड्यूस करोगे द सिम्टम्स, स्टार्ट विद इन 48 आवर ऑफ ऑनसेट सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट एंड हाइजीन रखेंगे उसमें, इंकरेज करेंगे फ्लूइड का सिक्रेशन को, लिक्विड देंगे उसको डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रेस्ट देंगे, क्वाइट इन्वायरमेंट देंगे एंड एक्टिविटीज टॉलरेंस करेंगे। उसके बाद में आता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द
peltine, tonsils, adenonitis is the inflammation of the pharyngeal tonsils, है ना, of the posterior wall of the nasopharynx होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टोंसिल बोलते हैं, जो अपनी नेक के पीछे होते हैं। उसके बाद में कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस इज द हाईएस्ट इन चिल्ड्रन, कब होता है, जब बच्चा 4 to 7 ईयर एज में होता है। द पेलिटाइन टॉन्सिल साइज इज ग्रेडेड इन रिलेशन टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ए ग्रेड ऑफ 0, 1, 0, +2 and +1 is normal tonsil size. A grade +3 is the enlarged tonsil seen with the infection. अगर है ना टोंसिल में क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं +1, +2 नॉर्मल है, लेकिन अगर ग्रेड +3 हुआ तो वो क्या है, अब नॉर्मल, क्या है, अब नॉर्मल है। उसके बाद में आता है असेसमेंट। असेसमेंट में आपको दिखेगा कि उसके अंदर क्या होगा, शोर थ्रोट होगा, इनलार्ज टॉन्सिल हो सकता है, इसके अंदर इनलार्ज टॉन्सिल होगा, और क्या होगा, द रेड एंड कवर विथ एक्सीडेटिव्स होगा, द रेड एंड कवर विथ क्या होगा, एक्सीडेटिव्स होगा, माउथ ब्रीथिंग विथ हेलिटाइसिस होगा, इनलार्ज एडिनोनिड्स में बी अफेक्ट स्पीच। आप बोलने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके जो टॉन्सिल है उनमें क्या आ रखी है, स्वेलिंग आ रखी है। डायग्नोसिस में क्या करोगे, हिस्ट्री लोगे आप इलनेस की, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसका सीरम एनालिसिस करोगे, ल्यूकोसाइटोसिस देखोगे, थ्रोट से कल्चर लोगे, कल्चर किस टाइप का है, नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे, उसको सपोर्टिव केयर दोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे, टॉन्सिलोटॉमी करोगे, अगर उसको तुमको अगर जरूरत पड़ी तो तुमको टॉन्सिलोटॉमी भी करना पड़ सकता है, मतलब रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, ठीक है, कुछ पार्ट या पूरा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करोगे, आफ्टर टॉन्सिलोटॉमी द पेलेस चाइल्ड इन साइड लाइनिंग और प्रोन पोजीशन, आप उसको जब आप उसके अंदर टॉन्सिलोटॉमी कर दोगे तो आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे, या तो उसको बोलोगे कि आप साइड लेट जाओ, या फिर आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे कि आपको क्या लेटना है, उल्टा लेटना है, या तो उसको साइड लाइनिंग पोजीशन दे दोगे, या फिर कौन सी पोजीशन दोगे, प्रोन पोजीशन। प्रोवाइड द जेंटल ओरल केयर, उसको कौन सी केयर दोगे, ओरल केयर दोगे, अवॉइड करोगे उसके अंदर कफ को, क्लीन करोगे थ्रोट को, एंड डिस्टर्बिंग टॉन्सिल्स विद टूथब्रश अवॉइड करने के लिए बोलोगे। असेस फॉर द हेमरेज के लिए देखोगे, रेस्टलेसनेस तो नहीं है उसके अंदर, टेकिकार्डिया तो नहीं है, ठीक है, पल्स तो नहीं फील हो रही है, पार्लर पल्स तो फील नहीं हो रही है, रिपीटेड स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, पेन रिलीफ इज एसेंशियल इन ओरल इंटेक, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेरेंट को टू रिपोर्ट कहीं वहां से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि आपने उसमें क्या किया है, टॉन्सिलेक्टोमी की है। उसके बाद में आता है लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस एक ग्रुप डिजीज होती है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन तो होता है, इसके भी पीछे आईटीएस लगता है, उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, उसका मतलब क्या होता है, आईटीएस लगता है, उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इसके अंदर किस किस का इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक तो लेरिंग्स का हो रहा है, एक ट्रेकिया का हो रहा है, और एक ब्रोंकाई का हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया, और इसको अपन क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ डिजीज भी बोलते हैं इसको।
इसके अंदर क्या आएगा कि द वायरल और बैक्टीरियल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स चिल्ड्रन, यंगर में हो सकती है जो कि 5 साल से छोटे हो। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूड पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, वायरस टाइप फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड रेस्पिरेटरी RSV IRS हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या इसका जो ग्रेजुअल होता है ये ऑनसेट होता है। असेसमेंट स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, आपको फीवर आएगा, होर्सनेस वॉइस आएगी, होर्स जैसी रेस्पिरेशन जब करोगे तो क्रूप कफ आएगा, है ना, और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर रेस्पिरेशन आएगा, जोर जोर से आप रेस्पिरेशन लेने की कोशिश करोगे, डर लगेगा, इरिटेबिलिटी होगी और थकावट महसूस होगी, रेस्टलेसनेस, है ना। उसके बाद में स्टेज सेकंड में क्या होगा, कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन स्ट्राइडर होगा, रिट्रैक्शन होगा आपका, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स का ज्यादा यूज करोगे आप, क्रेकल एंड विजिंग साउंड आएगा जब आप रेस्पिरेशन करोगे तब। उसके बाद में स्टेज थर्ड में क्या आएगा, द कंटिन्यू रेस्टलेसनेस आएगी आपको, एंजाइटी हो सकती है, पेलर हो सकता है, डाइफोरेसिस हो सकता है, पसीना आ सकता है, टेकिपीनिया यानी आपकी जो हार्ट रेट हो सकती है वो इंक्रीज हो सकती है, साइन ऑफ एनरेक्सिया आ सकता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हाइपरकैपेनिया आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेज सेकंड इंटरमिटेड साइनोसिस हो सकता है आपके अंदर, एपेनिक एपिसोड आ सकते हैं, ठीक है, किसके, ब्रीथिंग के। उसके बाद में आता है कि इंटरवेंशन क्या करोगे, मेंटेन करोगे पेशेंट का एयरवे, ठीक है, असेस करोगे उसकी रेस्पिरेटरी स्टेटस को, मॉनिटर करोगे इसका पल्स ऑक्सीमेट्री कैसा है, किस टाइप का है, और मॉनिटर करोगे पेलर एंड साइनोसिस को, एलिवेट करोगे हेड ऑफ द बेड एंड प्रोवाइड करोगे उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन गिव दोगे, प्रोवाइड एंड द इंकरेजिंग फ्लूइड एंड इंटैक्ट इंटरवेंशन फ्लूइड दोगे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे एनाल्जेसिक क्योंकि पेन भी होगा, फीवर को भी रिड्यूस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन और एडिमा हो रहा है। उसके बाद में आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है कि द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, आपकी जो ब्रोंकस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, ब्रोंकाइटिस बोलते हो, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई इज नोन एज अ ब्रोंकाइटिस, यूजुअली अकर विथ एन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका क्या होता है, वायरस होता है, क्या होता है, वायरस। असेसमेंट फीवर, ड्राई, हेकिंग एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ आ सकता है, इसके अंदर ब्रोज एट नाइट एंड बिकम प्रोडक्टिव इज 2 to 3 days, है ना। इसके अंदर आता है कि कफ आता है जो दो टाइप्स का आता है, एक आता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक आता है प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है नाइट टाइम, ठीक है, प्रोडक्टिव जो होता है वो 2 to 3 days के बाद में आता है, वो भी कब आता है, डे के अंदर, वो भी कब आएगा, डे के अंदर। उसके बाद में आता है कि इंटरवेंशन कैसे होता है, इंटरवेंशन करने के लिए आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे रेस्पिरेशन को, उसके मॉनिटर करने के बाद में प्रोवाइड करोगे उसको कूल ह्यूमिडिफाइड एयर टू द चाइल्ड, इंक्रीज करोगे उसके अंदर फ्लूइड इनटेक को, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दोगे फॉर द फीवर, कफ सप्रेसेंट दोगे, मे बी प्रेस्क्राइब टू प्रोमोट रेस्ट, क्योंकि उसके अंदर अपन कौन से टाइप के कफ देख लेते हैं, दो टाइप्स के कफ है, जिसके अंदर एक है प्रोडक्टिव कफ, एक है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्टिव कफ होता है वो उसको 2 से 3 days बाद में स्टार्ट होता है, जबकि नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है उसको ऑनसेट आ जाता है, और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है वो यूजुअली नाइट टाइम में आता है, जो प्रोडक्टिव कफ आता है जो 2 to 3 days बाद में आता है वो कौन सा आता है, जो प्रोडक्टिव कफ होगा, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है वो कब आ जाएगा आपको, उसी दिन ऑनसेट, बाकी जो होगा वो कब आएगा, 4 या 5 दिन के बाद में। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है,
आपका जो फीवर होता है उसको आप क्या बोलते हो? पायरेक्शिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पायरेक्शिया। फीवर जो है वो क्या है? एक सिम्टम है, नॉट अ डिजीज। ठीक है, पायरेक्शिया के लिए आप, पायरेक्शिया को भगाने के लिए आप उसको क्या दोगे? एंटी पायरेटिक ड्रग। ठीक है, फ्लूइड इनटेक कैसे करोगे? उसको जो लिक्विड डाइट होगी उसका इनपुट आउटपुट चार्ट क्या करोगे? इंप्रूव करोगे। क्या करोगे? इंप्रूव करोगे। क्या करोगे? इसका इनपुट आउटपुट चार्ट जो होगा इंप्रूव करोगे, उसको लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, कफ सप्रेशेंट दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि उसके अंदर क्या था? कफ को, कफ रिलीवर। ठीक है, और मॉनिटर करोगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है उसके अंदर। उसके बाद में आता है द ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी सिनेट्रिकल वायरस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस रेस्पिरेटरी सिनेट्रिकल वायरस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? RSVB बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? RSVB बोलते हैं। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी सिनेट्रिकल वायरस, जिसको आप क्या बोलते हो? RSV वायरस भी बोलते हो। ब्रोंकाइटिस इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इंफ्लेमेशन किसका हो गया? ब्रोंकस का हो गया। प्रोडक्शन क्या करता है? थिक म्यूकस का करता है। ठीक है, तो ब्रोंकोल्स ट्यूब्स एंड RSV कॉज द एक्यूट वायरल इन्फेक्शन एंड इज कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस, है ना। अदर ऑर्गेनिज्म, एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस, है ना, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस जो होते हैं, RSV नॉट एयरबोर्न, इट इज हाईली कम्युनिकेबल एंड ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, है ना। RSV इज द रेयर इन चिल्ड्रन, इट इज ओल्डर देन 2 ईयर वाले बच्चों में होता है एंड एपिक इज 6 मंथ ऑफ एज, द डिटेच बाय नेजल और नेजोफेरेंक्स सिक्रेशन। देखो, जो RSV है उसको आप क्या बोलते हो? ब्रोंकाइटिस। क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकोस दैट कॉज प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। देखो ये क्या है? ब्रोंकस है आपकी। इसके अंदर क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। अब इसके अंदर सोचो, म्यूकस भर गया बहुत सारा, क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन द ब्रोंकस दैट कॉज प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस। जो आपका थिक ये ब्रोंकल ट्यूब है ना, क्या है? ब्रोंकल ट्यूब है। इसके अंदर अगर ये इतना सारा म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस भर गया, तो जो ब्रोंकस ट्यूब जो होगी वो क्या हो जाएगी? पहले इतनी थी, अब कितनी हो गई? इतनी सी नैरो हो गई। इसको अपन RSV भी बोलते हैं। किसको? ब्रोंकाइटिस को। RSV causes is the mucus production, mucus production increase in bronchial ट्यूब। जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो ब्रोंकल ट्यूब में क्या हो रहा है? एक्सेसिव हो रहा है। किसके अंदर? ब्रोंकल ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेसिव हो रहा है। अदर ऑर्गेनिज्म, द एडिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, ये सब भी क्या कराते हैं? RSV भी कराते हैं। द RSV इज द रेयर चिल्ड्रन डिजीज होती है, जो कि ओल्डर देन 2 ईयर उसमें होती है। द डिटेक्ट बाय नेजल एंड नेजल ऑर्गेनो जेल में इसको अपन डिटेक्ट करते हैं। असेसमेंट में क्या देखोगे? विजिंग कप आएगा, क्रैकल साउंड आएगा, एपनिया होगा आपको, नोज में कंजक्शन होगा, फीवर भी आ सकता है,
वेरिएंट कफ होगा, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी वीज साउंड होगा, टेकिपीनिया होगा, कैन प्रोग्रेस टू सीवियर एक्सपायरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल साइन सिम्टम देखेंगे अपन इसके अंदर, CXR हाइपर इन्फ्लेक्शन करेंगे अपन इसके अंदर, पेची देखेंगे, एथलेक्टिटिस देखेंगे, एलेक्सिया, आइडेंटिफाई वायरल कॉजेज। जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको अपन एलाइजा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइजा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एलाइजा टेस्ट। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करोगे आप, इसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर मतलब आप इसके अंदर किसका लेवल देखोगे कि आपका जो हार्ट है उस पर तो कोई जोर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपके रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है तो आपके हार्ट में भी दिक्कत आ सकती है ना। कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देखो दोगे उसको, कांटेक्ट करोगे, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंट करोगे, स्प्रेड द ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ड्रग थेरेपी, बीटा एनागोसिस्ट या एंटागोनिस्ट, स्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर दोगे, एंटीपायरेटिक दोगे। अब ब्रोंकोडायलेटर क्यों दोगे आप इसके अंदर, बीटा एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो जो डिजीज करवा रहा था उसका नाम था, स्टेरॉइड्स क्यों दोगे, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, ब्रोंकोडायलेटर क्यों दोगे इसके अंदर, क्योंकि अपन ने क्या बताया था, ये नैरो हो गई थी, इसको आपको क्या करना है वापस डायलेट करने के लिए क्या दोगे, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्यों दोगे, टू रिमूव ब्रोंकस कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद में आएगा एंटीपायरेटिक, वही फीवर के लिए देते हो, हाइड्रेशन, आइसोलेटेड चाइल्ड पल्मोनरी हाइजीन रखोगे, है ना, मेंटेन करोगे ओरल हाइड्रेशन, नेजल सलाइन ड्रॉप्स डालोगे इसके अंदर, सिक्रेशन इंक्रेज करोगे रेस्ट के लिए, एलिवेटेड करोगे हेड कितना डिग्री, वो भी 30 डिग्री। क्यों करोगे? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं ले पा रहा है, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है। क्यों करोगे? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं ले पाएगा, ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा। उसके बाद में आता है इन्फ्लामेशन ऑफ द पल्मोनरी पेरेन्काइमा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा पल्मोनरी पेरेन्काइमा का, उसको अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया। क्या बोलते हैं? निमोनिया। इसको क्या बोलोगे आप, इन्फ्लामेशन ऑफ द पल्मोनरी पेरेन्काइमा is the alveoli or both caused virus and mycoplasma agent, बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से होता है, एक्सपायरेशन ऑफ सब्सटेंस फॉरिजन इज कॉल्ड द निमोनिया। द पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, एंटर करेगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर, लंग्स के थ्रू वो क्या करेगा, इनहेल किया जाएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और क्या कर देगा, निमोनिया कोज कर देगा। क्या कर देगा, निमोनिया। सबसे पहले आता है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया क्या होता है, दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन बैक्टीरियल निमोनिया। ये बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, एंड अकर इन ऑल एज चिल्ड्रन, ये कोई सी भी एज के चिल्ड्रन में हो सकता है। क्या, वायरल निमोनिया। प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई एंड क्लाइमीडिया निमोनिया की वजह से होता है। ये माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया या फिर क्लाइमीडिया निमोनिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन चिल्ड्रन कितना होता है, 5 to 12 ईयर। वायरल निमोनिया जो हो रहा था वो किसी भी एज में हो रहा था, जो वायरल निमोनिया है वो क्या हो रहा था, एनी एज ऑफ चाइल्ड। उसके बाद में जो प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया है
वो कब हो रहा है? 5 to 12 ईयर, 5 to 12 ईयर। इससे पहले एक चीज देखेंगे, अपन ने देखा कि पॉजिटिव एजेंट एंटर करता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर थ्रू द एनिलेशन। आप रेस्पिरेशन लोगे, है ना, रेस्पिरेशन लोगे तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ वो पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, या फॉरेजन पार्टिकल्स, क्या होगा? इनहेलेशन होगा। इनहेलेशन के बाद में वो कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स के थ्रू इनहेलेशन और लंग्स में जाएगा, इंटर इनटू द लंग्स। लंग्स में जाएगा, क्या होगा उसका? इनहेलेशन हुआ है। फिर कहाँ पे जाएगा? आपके ब्लड सर्कुलेशन में। कहाँ पे जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में। फिर कहाँ चला जाएगा? आपकी पूरी बॉडी के अंदर। और फिर क्या कोज कर देगा? निमोनिया। क्या कोज कर देगा? निमोनिया। उसके बाद में आता है वायरल, हो गया, प्राइमरी भी हो गया। उसके बाद में आएगा बैक्टीरियल निमोनिया। इट इज अ सीरियस इन्फेक्शन रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। वो नॉर्मल होते थे, ये थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन होता है। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? हॉस्पिटल की जरूरत होती है। ये किसकी तरह होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की तरह होता है। किसकी तरह होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की तरह होता है। उसके बाद में आता है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है? दैट अकर व्हेन फूड सिक्रेशन, लिक्विड एंड other materials enter the lung and cause inflammation and chemical pneumonitis। जो निमोनिया फूड की वजह से, सिक्रेशन की वजह से, लिक्विड की वजह से या अदर मटेरियल की वजह से आपके लंग में जाकर इन्फ्लामेशन कर देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? एस्पायरेशन निमोनिया। द क्लासिकल सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीजिंग कफ, फीवर विथ फाउल स्मेलिंग स्पूटम। स्पूटम जो आएगा उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आएगी, है ना, और उसके अंदर क्या आएगा? इंक्रीज कफ होगा, है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? एस्पायरेशन की वजह से। जैसे एस्पायरेशन कैसे हुआ? आपने कोई चीज खाई और वो गलती से कहाँ पर चली गई? आपने कोई चीज खाई और वो गलती से कहाँ चली गई? आपके लंग्स में चली गई, है ना। तो वो क्या हो गया? एस्पायरेशन हो गया। वो फूड भी हो सकता है, कोई सिक्रेशन भी हो सकता है, या कोई लिक्विड भी हो सकता है। वो वहां जाकर क्या कर देगा? एस्पायरेशन निमोनिया कर देगा। इसके अंदर से आपको बहुत ज्यादा कफ भी आएगा, फीवर भी आएगा, और आपका जो स्पूटम होगा उसके अंदर क्या आएगी? स्मेल आएगी। वायरल निमोनिया का असेसमेंट कैसे करोगे? एक्यूट एंड इंसिडाइस ऑनसेट, सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइल्ड फीवर, स्लाइट कफ एंड मेलिलियस टू हाई फीवर, सीवियर कफ एंड डाइफोरेसिस हो सकता है। द नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव कफ भी आ सकता है। स्मॉल अमाउंट विथ स्पुटम भी आ सकता है कफ के साथ में। विजिस एंड द फाइन क्रैकल साउंड भी आ सकते हैं। इंटरवेंशन कैसे करोगे? ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, कूल ह्यूमिडिफाइड एयर देंगे, इंक्रीजिंग फुल इंटेक करेंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे उसको, पोस्चरल ड्रेनेज करेंगे उसका। उसके बाद आएगा प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। इसमें क्या करेंगे? एक्यूट और इंसिडेंस ऑनसेट देखेंगे, फीवर लास्टिंग सीरियल डेज देखेंगे, कितने दिन से था, रेनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज देखेंगे, शॉर्ट थ्रोट देखेंगे, ड्राई है या नहीं है, कफ देखेंगे, प्रोग्रेसिव और म्यूकल प्रूलेंट कफ देखेंगे। इंटरवेंशन ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक रिकवरी इसकी जनरली हो जाती है 7 to 10 डेज में। बैक्टीरियल निमोनिया में क्या करोगे? एक्यूट इन्फेंट में इरिटेबिलिटी होगी, लेथार्जी फील करेगा, पुअर फीडिंग आएगी, है ना, एब्रोड फीवर आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, एंड उसके अंदर टैकीपीनिया भी हो सकता है। ओल्डर चाइल्ड में हेडेक हो सकता है, चिल्स हो सकता है, एब्डोमिनल मैग्नीजियम हो सकता है, पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, मेनिंजोकोकल सिम्टम्स आ सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ आ सकता है, डिमनेस ब्रीथिंग हो सकती है। एज द इन्फेक्शन रिजॉल्व द कफ बिकम बी प्रोडक्टिव एंड प्रूलेट एंड स्पुटम। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए आपको पता कर ही सकते हो।
पल्स ऑक्सीमेट्री देख सकते हो, चेस्ट एक्सरा कर सकते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स देख सकते हो, स्पुटम कल्चर देख सकते हो, नेजल वॉशिंग कर सकते हो, है ना। उसके बाद में इसका इंटरवेंशन कर सकते हो, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसके लिए उसको मॉनिटर कर सकते हो। और क्या करोगे आप इसके अंदर और क्या करोगे, प्रमोट करोगे बेड रेस्ट को, इंक्रेज करोगे चाइल्ड को लाइंग टू द अफेक्टेड साइड एंड यूनिलेटरी पोजीशन लोगे, इंक्रेज करोगे, फ्लूइड इंटेक बढ़ाओ, एंटीबायोटिक ड्रग्स दोगे, टेम्परेचर मेंटेन करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, कफ की ड्रग्स वगैरह, कंटिन्यूस क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज रखोगे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल कैविटी में भी रिमूव करेंगे थोरोसेंटेसिस के द्वारा, एलिवेटेड करेंगे हेड एंड बेड, अवॉइड करेंगे ओवर फीडिंग, बर्फ फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग ए बॉटल फीडिंग में बर्फ से बचाएंगे उसको, बर्फिंग हो सकती है। चिल्ड्रन विद द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शुड बी मॉनिटर्ड फॉर वेट लॉस, देखेंगे डिहाइड्रेशन तो नहीं है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड सनकन आइज तो नहीं है, फंटानल्स तो नहीं है, स्किन टर्गर तो नहीं है, डिक्रीज एंड कॉन्सिनेंस यूरिनरी आउटपुट तो नहीं है, ड्राई म्यूकस तो नहीं है। इन सब के लिए आप क्या करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक अपन ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, जिसमें अपन ने न्यूमोनिया पढ़ा था और भी बहुत सारी डिजीज पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे पर्टोसिस, जिसको आप क्या बोलते हो, वुजिंग कफ, जिसको आप क्या बोलते हो, वुजिंग कफ भी बोलते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्टोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्टोसिस। इसको वुजिंग कफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कफ होता है वो इसका मेन साइन सिम्टम होता है, इसलिए आप इसको वुजिंग कफ के नाम से भी जानते हो। इसलिए आप इसको किसके नाम से जानते हो, वुजिंग कफ के नाम से भी जानते हो। इसके अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो वुजिंग कफ होता है या जो पर्टोसिस होता है वो क्या होता है ना। ये क्या, इसको अपन और भी दो नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, जिसमें एक तो लिखा हुआ है इसको वुजिंग कफ, एक इसको अपन 100 डे फीवर के नाम से, क्या 100 डे फीवर के नाम से भी जानते हैं इसको अपन, है ना। ऑल्सो नोन एज, यहां लिख लेते हैं चलो, वुजिंग कफ, पर्टोसिस, also known as एक आप इसको वुजिंग कफ, एक तो वुजिंग कफ, एक और आप क्या बोलते हो इसको 100 डे फीवर, क्या बोलते हैं 100 डे फीवर भी बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये किसके द्वारा होता है, बोरेडिटला पर्टोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बोरेडिटला पर्टोसिस के द्वारा होता है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना, वो अकर मेनली इन चिल्ड्रन, कौन से बच्चों में होता है, जो कि अंडर 4 ईयर, मतलब जो 4 साल से कम होते हैं। अकर मोस्ट ऑफ्टन स्पेरिंग एंड समर मंथ, ये कौन से मन में होता है, स्पेरिंग यानी बसंत तथा गर्मी में, है ना, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आता है असेसमेंट। द करेक्टेड किस इज द वूपिंग साउंड आफ्टर ए कफ एपिसोड इज अ गप्सिंग फॉर एयर। आपको वूपिंग साउंड सुनाई देता है इसके अंदर जब आप कफ करते हो या एयर पास आउट करते हो, तो इसके अंदर जो मेन साइन होता है वो क्या होता है, सीवियर कफ होता है। इसका जो मेन साइन है वो क्या है, सीवियर कफ है। क्या है, सीवियर कफ है। उसके बाद में आएगा कि इसके अंदर इंसान जो होगा वो क्या फील करेगा, फटिक फील करेगा, मतलब थका हुआ महसूस करेगा। ये एक्यूट तथा रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। इसके अंदर नेजोफेरिंग्स और ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर, उसके अंदर ये इसको जाके क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद में आएगा कि ये एयरबोर्न डिजीज होती है।
कौन सी डिजीज होती है? एयरबोर्न। ये जो कौन सी डिजीज होती है? एयर बोर्न डिजीज होती है, प्लस कम्युनिकेबल। मतलब ये डिजीज फैलती कैसे है? ये एयरबोर्न डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, और ये किसके द्वारा फैलती है? अगर आप कफ करोगे या फिर स्नीज यानी छींकोगे तो ये डिजीज आपको हो सकती है, ठीक है। और ओनली फॉर ये किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन में। ओनली फॉर ये किस में प्रेजेंट होती है? ह्यूमन में। किस में प्रेजेंट होगी? ह्यूमन में, ठीक है। मतलब ये सिर्फ किसके अंदर होगी? इंसानों के अंदर होगी। उसके बाद में आता है इसकी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है अबाउट अ वीक। एक या 2 वीक से आपको ये सब हो सकता है। इसका मेन सिम्टम क्या है? फीवर आ सकता है और स्नीजिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है सेकंड स्टेज में क्या होगा? एज अ इंटेंसिव कफिंग फिट्स लास्ट अबाउट वीक, है ना। इसमें और ज्यादा वीक हो जाएंगे। क्लासिकल वूप साउंड बट बिकम एपेनिक फ्रॉम पार्शियल अवे क्लोजर। जब आपका पार्शियल अवे क्लोजर होता है तब आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? वूप साउंड देना सुनाई देता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से साइन सिम्टम आते हैं, जैसे वोमिटिंग होती है आफ्टर कफ। आपको कफ आएगा, उसके बाद में क्या होगी? वोमिटिंग होगी। क्या होगी? वोमिटिंग होगी। और हाई पेच साउंड सुनाई देगा, जो वूप सुनाई दे रहा है आपको। उसके बाद में और क्या आएगा? फेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा? इसके अंदर जो फेस है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू एंड रेड। कौन सी स्टेज में है? सेकेंड स्टेज के अंदर है। कौन सी स्टेज के अंदर है? सेकेंड स्टेज के अंदर है। और इसके अंदर डिस्टर्ब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा आपका ईटिंग और स्लीपिंग, ठीक है। ईटिंग और ड्रिंकिंग। ईटिंग और ड्रिंकिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। थर्ड स्टेज जो होती है ये क्रॉनिक कफ होता है। इसमें जो कफ चलता है वो 10 वीक तक चलता रहता है। और ना इसके अंदर क्या होता है? इसको अपन 100 डे कफ भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? 100 डे कफ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा? निमोनिया या रिब फ्रैक्चर। इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है, वो क्या होता है? निमोनिया या रिब फ्रैक्चर। इसके मैनेजमेंट में आप इसको क्या दोगे? इथ्रोमाइसिन दोगे 10 mg पर केजी बॉडी वेट, जो कि 6 आवर में कब तक देना है? 14 डेज तक देना है ना। जैसे मान लो कि ये आपका है नेजो फेरिंग्स, यहाँ पर आपकी सीलिया प्रेजेंट होती है। अगर उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है? वूजिंग कफ होता है। इसमें 100 डे फीवर होता है। 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या आता है? फीवर एंड स्नीजिंग आती है। सेकंड में वोमिटिंग से कफ भी आएगा। उसके बाद में उसको उसकी जो फेस होगा वो रेड एंड ब्लू हो सकता है। उसके बाद में जो पर्सन होगा उसको डिस्टर्ब हो सकता है ईटिंग में और ड्रिंकिंग में। और लास्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है? वो कौन सी फेज होती है? रिकवरी फेज, है ना। इरिथ्रोमाइसिन उसके 100 डे फीवर आता है, इसलिए उसको 100 डे फीवर डिजीज भी बोलते हैं। इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसको इरिथ्रोमाइसिन देंगे 10 mg, वो भी 6 आवर में। और कितने दिन तक? 14 दिन तक। उसके बाद में अगर नर्सिंग क्या करेगी इसके अंदर? नर्स का क्या रोल है? वो प्रोवाइड करेगी ड्रग थेरेपी एज प्रेस्क्राइब्ड। सबसे पहले वो क्या देगी? ड्रग देगी। मॉनिटर करेगी रेस्पिरेटरी स्टेटस को। और सप्लीमेंट करेगी ह्यूमिडिफाइड, इसको क्या देगी? ऑक्सीजन गिवन। मेंटेन करेगी हाइड्रेशन को। प्रोवाइड करेगी सपोर्टिव केयर को। एजुकेट करेगी पेरेंट्स को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीटी वैक्सीन, है ना। इसके अंदर आपको कौन सी वैक्सीन लगाना अनिवार्य है? डीपीटी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी, जिसका पूरा नाम क्या होता है? डीपीटी। ये आपको वैक्सीन लगानी है जिसका नाम होता है डिफ्थेरिया
ये तीनों साथ में ही चलती है, पर्टोसिस और टिटनेस। ये किसको बोलना है आपको, पेशेंट को बोलना है कि आपको ये वैक्सीन लगानी है। एंटीबायोटिक में आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, है ना, आइसोलेशन कर सकते हो, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कह सकते हो। और ये जो डिजीज होती है इसके अंदर आप क्या करोगे, पेशेंट को क्या बोलोगे, आपको क्या रहना है, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों रहना है, क्योंकि ये जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज डिजीज क्या है, कम्युनिकेबल है। उसके बाद में सेकेंड डिजीज है आपके पास में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या नाम है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको आप है ना सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी कह सकते हो, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर लंग की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट हो जाती है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है आपके एयर सेक्स के अंदर। एयर सेक्स में अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो किसमें, और आपके लंग के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाएगा, तो क्या हो सकता है कि आपकी जो एल्वेलाई है वो इम्पेक्ट हो सकती है, और आपका इम्पेक्ट किस पे चल सकता है, गैस एक्सचेंज में जा सकता है। ये जो डिजीज होती है इसके अंदर सर्फिकेंट डेफिशिएंसी आ जाती है एल्वेलाई कोलैप्स के अंदर। अगर इन प्रीटर्म इन्फेंट में ये ज्यादा होती है, क्योंकि सर्फेक्टेंट जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, अल्टर्ड सरफेस टेंशन हो सकती है, एंड कॉज ऑफ क्या होता है, फ्लूइड एंड प्रोटीन लीक फ्रॉम कैपिलरीज। देखो इस डिजीज का मतलब क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या नाम है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये जो ARDS है वो क्यों होगी, क्योंकि आपकी जो एयर सेक है या फिर आपकी जो एल्वेलाई है ना, आपका जो एयर सेक है या आपकी एल्वेलाई है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, और आपके जो लंग्स है उनमें क्या आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो फिर क्या होता है, इम्पेड होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाता है, गैस एक्सचेंज। क्या नहीं हो पाता है, गैस एक्सचेंज। प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में आता है कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं ना, रिस्क इन्फेंट कौन कौन से होते हैं, जिसकी मदर डायबिटिक मदर हो, जिसको डायबिटीज हो, डिलीवर बाय सीजरियन सेक्शन हुआ हो, जिसका सीजरियन सेक्शन हुआ हो, निमोनिया हो, है ना, इन्फेक्शन हो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा। और आता है द पेरीनेटल एस्पेक्सिया, मतलब उसको क्या हो, बचपन से ही क्या हो, एस्पेक्सिया हो, वो भी कौन सा वाला, पेरीनेटल, है ना, कौन सा वाला एक्सपेक्शन हो, पेरीनेटल एक्सपेक्सिया हो। अकर इन इन्फेंट ब्रोन 8 लेस देन 38 वीक्स। अगर कोई जो इन्फेंट है वो कब बोर्न हो गया, प्रीटर्म बेबी हो गया। क्या हो गया, प्रीटर्म बेबी हो गया, मतलब किसी का जो बर्थ है वो कब हो गया, 38 डेज वीक पहले, मतलब प्रीटर्म हो गया। क्या हो गया, प्रीटर्म बेबी हो गया। तो ये हो सकता है पेरिनियल एस्पेक्सिया हो, मतलब ऑक्सीजन कम हो वहां पे, इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, सीजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो ये रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम। इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या है, अपन देखेंगे कि सबसे पहले इसका साइन सिम्टम क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, साइनोसिस की कंडीशन आती है, टेकिपीनिया हो सकता है पेशेंट को क्या होगा, टेकिपीनिया हो सकता है, और क्या होगा, टेकिकार्डिया हो सकता है, चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग हो सकती है, नेजल फ्लेयरिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है, ग्रिंटिंग आ सकती है। इसके अंदर क्रैकल्स एंड डिमिनिश साउंड सुनाई देगा, और CXR ब्रोंकल ट्रीज विजिबल होगी, डार्क जो ब्रोंकल ट्री वो डार्क दिखेगी, इंक्रीज होगा PCO2, और हाइपर कैपनिया होगा इसके अंदर, हाइपोक्सिया होगा, जो कि कैसे कोज होगा, आर्टियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। कैसे होगा, आर्टियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। इसके अंदर डायग्नोसिस में क्या करोगे आप, सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम few मिनट टू हावर्स आफ्टर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है,
टिपिकल अपीयरेंस होता है एबीजी हाइपोएक्सेमिया करोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखोगे इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर इसके बाद में ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, इसके इटियोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले निमोनिया भी हो सकता है, या आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, या फिर आपने कुछ एस्पायरेशन कर लिया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में आता है, ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी, एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी। इसके जो साइन सिम्टम होते हैं वो दो टाइप्स के चलते हैं। इसके साइन सिम्टम नहीं करेंगे, इसके जो साइन सिम्टम होते हैं, साइन एंड सिम्टम किसके, ARDS, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी में क्या क्या दिक्कत आएगी, एक आता है नॉन रेस्पिरेटरी में क्या क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, एक होता है रेस्पिरेटरी में क्या क्या दिक्कत आएगी, एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी में क्या क्या दिक्कत आएगी। इसके अंदर रेस्पिरेटरी के अंदर क्या आएगा, सीवियर डिस्पेनिया आएगा, रैपिड ब्रीथिंग आएगी, सीवियर डिस्पेनिया आएगा, रैपिड ब्रीथिंग आएगा, है ना। पेशेंट पे सीवियर डिस्पेनिया हो सकता है, रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, या फिर हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है। ये सब किसके अंदर होगा, रेस्पिरेटरी के अंदर। और नॉन रेस्पिरेटरी में क्या होगा, सिस्टमेटिक इंफ्लेमेशन होगा पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टमिक इंफ्लेमेशन होगा पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टमेटिक इंफ्लेमेशन होगा, इंक्रीज जो होगी वो हार्ट रेट होगी, इंक्रीज हार्ट रेट होगी, और पेशेंट में क्या हो सकता है, फीवर, क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आप इसका डायग्नोसिस करोगे जिसमें चेस्ट एक्सरे और ये सब कर सकते हो। उसके बाद में इसका प्रिवेंशन कैसे करोगे, एंटीनेटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट फॉर द मदर एट द रिस्क फॉर प्रीटर्म डिलीवरी प्रायर टू 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल, मदर कोई हो रही है तो उसको आप क्या दोगे, एंटीनेटल क्या दोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या दोगे, एंटीनेटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे। इफ गेस्टेशनल इज ग्रेटर देन 30 वीक्स द फीटल लंग मैच्योरिटी में बी टेस्टेड बाय सैंपलिंग। अगर 30 वीक से भी पहले हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट करना पड़ेगा। एंड सर्फेक्टेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड बाय एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस से क्या लेना पड़ेगा आपको, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, जब आप अगर मदर के मतलब वुम्ब के अंदर अगर बेबी प्रेजेंट हो तो उसका अगर आपको डायग्नोसिस करना हो तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक वर्ड होता है एमनियोसिंथेसिस, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल सकते हो और उससे टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्स का क्या रोल होता है, सर्फेक्टेंट आफ्टर बर्थ डिलीवर्ड थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब से होता है, प्रोवाइड सपोर्टिव केयर देंगे आप उसको, रेस्पिरेटरी मॉनिटर करोगे, सपोर्ट करोगे, मेंटेन करोगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर दोगे, नाइट्रिक ऑक्साइड दोगे, गैस एक्सचेंज इंप्रूव हो सके, हाई फ्रिक्वेंटली वेंटिलेशन दोगे इसको। उसके बाद में आएगा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। क्या नाम होता है इसका, ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, मतलब ये क्रोनिक डिजीज होती है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब होता है रुकावट आना, इन्फ्लामेटरी मतलब होता है कि एडिमा होना। हाइपर रिस्पॉन्सिव ऑफ एयरवे, जो एयरवे होता है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, हाइपर एयरवे में एडिमा हो जाता है, एयरवे अराउंडिंग नेरो हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है जो कि कॉज्ड होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, जेनेटिक इन्वायरमेंटल इंस्ट्रिक हो सकता है, एक्सट्रीमेटिक फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। अस्थमा इज द मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर द 6 मिलियन चिल्ड्रन में ये जो डिजीज वो हो सकती है। ये कंडीशन क्या होती है, पर्सन का जो एयरवे होता है वो क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसके एयरवे में इन्फ्लामेशन हो सकता है और नेरो हो जाएगा, स्वेलिंग के कारण प्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा म्यूकस, इंक्रीज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो पर्सन है उसका जो एयरवे है
है ना। पर्सन के एयरवे में क्या आ सकता, एयरवे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। पर्सन के एयरवे में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। और क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा क्या, एक्स्ट्रा म्यूकस, जिसकी वजह से क्या आएगा, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी। इन तीनों की वजह से क्या आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। पर्सन के एयरवे में इंफ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, प्रोड्यूस होगा एक्स्ट्रा म्यूकस, जिसकी वजह से इसको क्या हो सकता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। उसके बाद में आता है 20 to 40% ऑफ चिल्ड्रन विद अस्थमा हैव नो एलर्जिक डिजीज, उसमें कोई एलर्जी डिजीज नहीं होती है। इसका ट्रिगर होता है दैट कोज आर कोल्ड एयर हो सकती है, स्मोक हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, पेट हो सकता है, और ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। इसका और कोजेस क्या हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कैसे, जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंटल में ऑक्सीजन हो रहा है ना। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होगा, जो भी इंसान किसी की वर्क प्लेस पे ऐसा काम हो रहा हो जो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डाल रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हो। कोई भी वर्क प्लेस सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है। उसके बाद में आएगा कि इन्वायरमेंटल में हो सकता है, केमिकल वगैरह से एक्सपोज हो गए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया तो अस्थमा हो सकता है। उसके बाद में आता है कि इसके साइन सिम्टम, है ना, किसके, इसके साइन सिम्टम क्या होता है, कफ आता है जो कि नॉन प्रोडक्टिव होता है, ब्रश 8-9, है ना। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, विजिंग। एक वर्ड आता है विजिंग, जिसके अंदर क्या होता है, आपको हाई पिच साउंड सुनाई देता है ना, हाउ पिच साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब आप क्या करोगे, ब्रीथिंग करोगे, ठीक है। इसके अंदर कफ आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, नॉन प्रोडक्टिव आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट में पेन होगा, विजिंग आएगी, जो भी कहां पर आएगी, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगा, हिस्ट्री होगी एलर्जी की, रिनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, फ्रीक्वेंट एपिसोड आएगा ब्रोंकाइटिस का, बेरियल चेस्ट दिखाई देगा आपको, कौन सा चेस्ट, एक्सपोज टू सिगरेट स्मोक वगैरह कोई कर रहा हो तो ये हो सकता है। कफिंग जो होगी, प्रेजेंटेड कफ होगी, और जो नाइट टाइम होगा उस टाइम में कफिंग थोड़ी ज्यादा खतरनाक होगी। कब, नाइट टाइम में। जो कौन सी कफिंग होगी, व्रस्ट कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, व्रस्ट कंडीशन होगी। उसके बाद में आता है इसका मेडिकेशन। मेडिकेशन से पहले आता है कि अपन इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस कौन से करेंगे, एक इसके अंदर अपन कर सकते हैं स्पायरोमेट्री, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको चेक करते हैं, किसकी, लंग्स की कैपेसिटी को चेक करते हैं। और अपन इसके अंदर एलर्जी टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि अपन देख रहे थे ऑक्यूपेशनल, है ना, एलर्जी टेस्ट भी करेंगे, एक्सरा भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या दोगे, इसके अंदर दो ट्रीटमेंट चलते हैं, एक चलता है शॉर्ट एक्टिंग, एक चलता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या देंगे, इसको बीटा एगोनिस्टेट देंगे, ब्रोंकोडायलेटेशन देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ब्रोंकस हो रहा था वो क्या हो रहा था, कंजेशन हो रहा था। एंटीकोलिन ड्रग देंगे, क्यों, बिलीफ करने के लिए ब्रोंकोस्पाज्म को। सिस्टमेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पर, है ना, इसकी वजह से। तो आप इसको क्या दोगे, ब्रोंकोडायलेटर दोगे जो कि एल्बिटोमोल वगैरह ये सब दोगे रिलैक्स एयरवे करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी दोगे इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। मॉनिटर करोगे लंग कैपेसिटी, जो कि स्पायरोमेट्री से कर ही रहते हैं। मेंटेन करेंगे द हेल्थ हाइजीन। उसके बाद में आता है लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाइड करेंगे, अवॉइड करेंगे स्मोकिंग वगैरह को, और इसमें इम्यूनाइजेशन होना भी जरूरी है, जो कि क्या होता है,
निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। उसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, एंटी एलर्जेटिक मेडिकेशन दोगे, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दोगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दोगे फॉर द लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर। उसके बाद में आता है नर्सिंग क्या करेगी, नर्स का रोल क्या होता है, असेस करेगी सीवियरिटी और कंट्रोल ऑफ सिम्टम को, प्रोवाइड करेगी द एलिमिनेशन और द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रिगर को, असेस करेगी द कंट्रोल ऑफ ट्रिगर को, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएगी उसको, टीच करेगी द चाइल्ड ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ में उसको पोस्चर ड्रेनेज भी देखेगी, सक्शनिंग भी करना पड़ेगा, टीच करेगी पेरेंट्स को कि मेजर करो टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ एलर्जीज, इंक्रीज करेगी एडुकेट रेस्ट करने के लिए, स्लीप लेने के लिए, वेल बैलेंस डाइट लेने के लिए, इंपोर्टेंस ऑफ द एडुकेट फ्लूइड लेना है आपको, इंटेक करना है, लाइकिफाई द सिक्रेशंस एंड इंस्ट्रक्शन विच चाइल्ड इज द प्रोड्यूस फॉर रेस्पिरेटरी, इंक्रीज करेगी चाइल्ड टू कफ इफेक्टिवली, इंक्रीज करेगी पेरेंट को कि आपको उसको क्या देना है, इम्यूनाइजेशन, वो भी ऑन ए डेट, इम्यूनाइजेशन दोगे जो भी आप कैसे दोगे ऑन ए डेट आपको उसको इम्यूनाइजेशन भी देना है ना। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसके बाद में क्या आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि एक क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो कि ऑटोसोमल रिसीवल ट्रेट डिसऑर्डर होता है, दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिसफंक्शन की वजह से आपको ये डिजीज होती है जिसका नाम होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द प्रोग्रेसिव एंड द इनक्योरेबल डिजीज होती है, इसका कोई क्योर नहीं होता है, एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ। सिस्टिक फाइब्रोसिस किसकी डिजीज है, एक्सोक्राइन के डिसफंक्शन की वजह से होता है, ये इनक्योरेबल डिजीज है, इसकी कोई क्योर नहीं है, ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है तो इससे डेथ भी हो सकती है। द म्यूकस प्रोड्यूस बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अब नॉर्मली थिक होगा एंड द कॉपोज कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्मॉल पासेज अवे अफेक्टेड होगा, रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी emphysema and atelectasis occur as the airway become increase obstruction। उसको रेस्पिरेटरी में क्या क्या आएगा, wheezing कफ आएगा, डिस्पेनिया आएगा, साइनोसिस आएगा, क्लम्बिंग ऑफ द फिंगर एंड टोज आएगा, बेरियल चेस्ट आएगा, रिपीटेड एपिसोड ऑफ द ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया आएगा। अपन ने इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि ये एक ऐसी डिजीज है जो कि ऐसी डिजीज है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है कि विजिंग कफ आएगा, डिस्पेनिया होगा, ब्रीथिंग अबनॉर्मलिटी होगी, साइनोसिस, बॉडी है ना ब्लू कलर की हो जाएगी, क्लम्बिंग ऑफ द फिंगर आ सकता है, और टोइज जो होंगे ऐसे क्लम हो सकते हैं, आपका चेस्ट जो होगा बेरियल शो होगा इसके अंदर, रिपीटेड एपिसोड ऑफ द ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, रिपीटेड एपिसोड हो सकते हैं ब्रोंकाइटिस के और किसके, निमोनिया के। उसके बाद में आता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब आपकी जीआईटी सिस्टम में क्या होता है, म्यूकेनम इलियस इज द न्यूबॉर्न इज द अर्लीस्ट मैनिफिकेशन। इसके अंदर आपको म्यूकेनम इलियस जो होगा वो सबसे अर्ली साइन दिखेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो सकता है बाय द थिक इंटेस्टाइनल सिक्रेशन दैट कैन कोज साइन इंक्लूड पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिस्टेंशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और क्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। स्टूल आर द फोर्टी एंड फाउल स्मेल। स्टूल जो होगा उसके अंदर से क्या आएगी, आपको स्मेल आएगी, ठीक है। डेफिशिएंसी होगा फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के की। हाइपो एंड एल्बुमिया होगा, कैन अकर फ्रॉम डिक्रीज ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटीन होगा। रेक्टल प्रोलैप्स कैन रिजल्ट फ्रॉम द लार्ज बल्कि स्टूल्स इसके अंदर आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आता है इंटीग्रेमेट्री, मतलब आपकी स्किन वाले सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले होगा अब नॉर्मली हाई कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन स्वीट इन नोड, पेरेंट्स रिपोर्ट इन द इन्फेंट टेस्ट सॉल्टी व्हेन किस्ड। अगर आप बच्चे की स्किन को टच करोगे, है ना, बच्चे की जो स्किन है किसकी, न्यूबॉर्न के, अगर आप स्किन को या इन्फेंट के आप स्किन को देखोगे, उसको अगर किस करोगे तो आपको जो टेस्ट आएगा
वो कैसा आएगा, सॉल्टी। किसके जैसा आएगा, सॉल्टी, मतलब नमक के जैसा आपको क्या आएगा इसके अंदर, टेस्ट आएगा। उसके बाद में है कि मोस्ट मेन आर स्ट्राइव फ्रॉम, अब कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, कौन सा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव। मोस्ट मेन आर द स्ट्राइव फ्रॉम एस्पेनिया रिलेटेड टू थिक म्यूकस प्रोडक्शन फ्रॉम कंजेनाइटल एब्सेंस, द वास्ट डिफरेंस, फीमेल्स आर द ऑफ्टन इनफर्टाइल होगी, सेकेंडरी फेलोपियन ट्यूब इसके अंदर नहीं बनेगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा क्योंकि म्यूकस का क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट, क्या होता है, स्वीट क्लोराइड टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, the production of sweet is collected and to sweet electrolyte is measured more than 75 mg होनी चाहिए for infant 6 month of age, और younger chloride level होना चाहिए over 60 milliequivalent are diagnostic, between 30 and 59 milliequivalent liter are suggestive and the test must be repeated होना चाहिए, below 30 आएगा तो नेगेटिव है। For children older than 6 months, chloride level is 60. There are diagnostic. When between 40 to 59, the large suggestive and the test must be repeated. Below 40 is are negative. उसके बाद में आएगा कि इंटरवेंशन कैसे करोगे, मॉनिटर करोगे रेस्पिरेटरी स्टेटस को, चेस्ट फिजियोथेरेपी दोगे इसको, टफ द फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक मोबिलाइज दोगे इसको, ब्रोंकोडाइलेटर मेडिकेशन दोगे, ऑक्सीजन में भी प्रेस्क्राइब करोगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन वेल बैलेंस डाइट दोगे, विटामिन ए डी ई के दोगे इसको, मॉनिटर करोगे वेट को, मॉनिटर करोगे स्टूल के पैटर्न को, क्योंकि वहां पर कौन सा स्टूल आ रहा था, फॉल्स स्टूल आ रहा था, एडुकेट सॉल इंटेक्ट करोगे और फ्लूइड इसको दोगे। उसके बाद में आएगा सडन इन्फेंट सिंड्रोम, इसको एसआईडीएस भी बोलते हैं। एसआईडीएस रेफर टू अनएक्सचेंज डेथ ऑफ एन अप्रोक्सीमेटली हेल्थी इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर में, कैन अकर मे बी एनी टाइम 1 वीक एंड 1 ईयर के बीच में हो सकता है। पीक इंसिडेंस कब होता है इसका, 2 to 4 मंथ। एसआईडीएस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर ड्यूरिंग विंटर मंथ में सबसे ज्यादा होता है। डेथ यूजली अकर ड्यूरिंग स्लीप पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, विंटर में सबसे ज्यादा होता है, 2 से 4 महीने वाले में सबसे ज्यादा होता है। एसआईडीएस मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्ट इन्फेंट्स 2 to 3 मंथ ऑफ एज, ठीक है। इसके बाद में आएगा इंसिडेंस इज द हायर इन बॉयज में ज्यादा होता है एज ए फीमेल, हाई रिस्क फॉर एसआईडीएस। प्रोन पोजीशन दे दिया, आप बच्चे को लेटा के चले गए प्रोन पोजीशन में, वो क्या नहीं ले पाएगा, ढंग से क्या नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और ये ज्यादा किसमें होता है, 2 to 3 मंथ वाले बच्चों में ज्यादा होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें होता है, बॉयज में। यूज ऑफ द सॉफ्ट बिल्डिंग, स्लीपिंग के लिए यूज कर रहे हो सोफा, तो बच्चा उस सोफे के अंदर जा सकता है। ओवर हीटिंग थर्मल स्टेज ले रहे हो, मदर हु स्मोक सिगरेट ले रही है, एक्सपोजर टू टोबैको या स्मोक आफ्टर बर्थ, मदर यूज कर रहा है आसपास, है ना। तो प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन कैसे करोगे, इन्फेंट शुड बी प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन फॉर स्लीप, स्लीप के लिए सुपाइन पोजीशन में सुनाएंगे ना कि प्रोन में। टफ अबाउट द रिस्क फैक्टर देखेंगे, टीचिंग द पेरेंट्स टू अल्टर हेड पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप। उसके बाद में आएगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसका नाम होता है टीबी। टीबी क्या होती है, द ट्यूबरक्लोसिस इज द कंटाजियस डिजीज दैट कॉज्ड बाय द, किसके द्वारा होती है, मायोबैक्टर ट्यूबरक्लोसिस, किसके द्वारा होती है, मायोबैक्टर ट्यूबरक्लोसिस। द ट्रांसमिशन इज द इनहेलेशन हो सकता है, ड्रॉपलेट वही कफ या स्नीजिंग से हो सकता है, इंडिविजुअल विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट चिल्ड्रन आर इन्फेक्टेड बाय फैमिली मेंबर से हो सकता है, बेसिलाई में भी स्प्रेड द लिम्फोडेटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम साइट में भी जा सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, चाइल्ड में भी असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, डेवलप्ड सिम्टम सच एज द मैलियस आ सकता है, फीवर आ सकता है, कफ आएगा, वेट लॉस हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लिम्फ नोड में क्या आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। स्पेसिफिक सिम्टम आर रिलेटेड टू साइट इन्फेक्शन सच एज लंग्स, ब्रेन और बोन में भी प्रेजेंट, है ना। एसिम्टोमेटिक में क्या आएगा, लंग्स डिक्रीज, बर्थ साउंड, क्रैकल्स एंड डलनेस टू परक्यूशन डेवलपमेंट। इसके बाद में आएगा असेसमेंट कैसे करोगे, नो सिम्टम, पॉजिटिव स्किन टेस्ट करेंगे, नॉट कंटाजेनेसिस। मॉन्टेक टेस्ट जो होता है टीबी का क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस।
The test produce a positive reaction 2 to 10 weeks after the initial infection. The test determine whether a child has been infected and has developed sensitivity to the protein to the tuberculosis bacilli. इसके बाद में आता है मोन्टेक टेस्ट कैसे करेंगे. The induration measuring 50 mm or more positive reaction in children 4 years older, 10 mm or more a positive reaction children younger than 4 years, children with the chronic illness. 5 mm positive for the risk group हो सकता है. The human immunodeficiency virus infection इसके अंदर हो सकता है. एक्टिव टीवी में क्या आएगा, प्रेसिडेंट कफ आएगा, वेट लॉस हो सकता है, इनएबिलिटी हो सकती है, वेट नहीं कर पाता है वो अच्छे से, एनोरेक्सिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, लो ग्रेड फीवर आ सकता है उसके अंदर, विजिंग और डिक्रीज ब्रीथ साउंड हो सकता है उसका, मे बी हियर इन इन्फेंट हो सकता है. उसके बाद में आएगा स्पुटम कल्चर. डायग्नोसिस इज मेड बाय ए सॉल्विंग द प्रेजेंस ऑफ मायोबैक्टीरियम इन कल्चर. चेस्ट एक्सरे कराएंगे. द सेप्टी specimen is the obtained in the early morning before breakfast. जो अपन कल्चर लेते हैं स्पुटम, एक तो लेते हैं ऑन स्पॉट, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तब फर्स्ट, ठीक है. सेकंड लेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग. कब लेते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, तब सेकंड कल्चर लेते हैं. ठीक है. टीबी के लिए एक तो ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट जब आप जाओगे तब. सेकंड जो लेंगे वो कब लेंगे, ब्रेकफास्ट से पहले. उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन. क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे ड्रग थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी भी दोगे उसको, इंक्रीज करोगे न्यूट्रिशन लेवल को आप बढ़ाओ. उसके बाद में आप करोगे मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी स्टेटस, देखोगे उसका, ऑब्जर्व करोगे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस के लिए, मेंटेन करोगे हाइड्रेशन लेवल, एक्टिव टीबी गिव भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दोगे उसको. For a child with active tuberculosis, isoniazid, rifamycin, pyrosinamide daily for 2 months, and then isoniazid and rifamycin twice week for 4 months. इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग काम आती है, एक आती है आइसोनियाजिड, एक आती है रिफाम्सिन, एक आती है पाराजीनामाइड. ये क्या देनी है आपको, डेली देनी है. कब तक, 2 मंथ. ठीक है. उसके बाद में 2 मंथ के बाद में ये देने के बाद में आपको आइसोनियाजिड और वापस रिफाम्सिन वीक में कितनी बार, 2 बार. कितने मंथ तक, 4 मंथ. ठीक है. आइसोजेनाइड रिफाम्सिन पायरिजिमाइड को उसमें बंद कर देते हैं बाद के अंदर. ठीक है. ये था आपका टीबी और ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारी डिजीज पढ़ी, जैसे टीबी पढ़ा, निमोनिया पढ़ा, एसआईडीएस पढ़ा, है ना, और एआरडीएस पढ़ा. उसके बाद में हुजिंग कफ पढ़ा अपन ने, कल भी अपन ने बहुत सारी डिजीज देखी थी. तो ये आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसकी जो भी डिजीज है वो. ठीक है. थैंक यू.